को एमएलए बनाया गया, अपनी पब्लिक का वो काम कर रहे होते। लेकिन अगर उनको वहां बाड़े में बंद करके रखा गया है तो ये क्या मैसेज देता है? क्या वो फॉर सेल है? क्या ऐसा माना जा सकता है? कभी नहीं। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको बाहर आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरमिक्स्ड हैं। तो अब 19 विधायकों का जो कृत्य है उसको इन 100 विधायकों के कृत्य से अलग करके देखा जाना भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज सफर कर रही है इसके अंदर। और स्पीकर साहब के बारे में ही तो नहीं सोचा जा रहा है सर। जो नोटिस जारी किए और उसके खिलाफ अगर, हाँ, लेकिन सोचा जाना यही चीज है। अब ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्कोप है वो बड़ा वाइड है। और मेरे को लगता है कि जो प्रश्न इन दोनों पक्षकारों ने सोचे नहीं होंगे इस प्रक्रिया में, उनका भी फैसला होगा। और पार्टी के साहब कुछ कह रहे थे आप, उसको क्यों उसके अंदर पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाए, आज पूरा जो बातें कही उनका भी जवाब दे दें आप। आरसी चौधरी साहब, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ जी, बताएं सुमित जी। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात रख रहे थे अपनी, उस वक्त ब्रेक पे जाना पड़ा था मुझे। और पुनीत जी की बात को जवाब भी दे दीजिएगा आप। मैं कह रहा था कि पुनीत जी ने कहा बीजेपी का तो कोई रोल ही नहीं है। हाँ, पुनीत जी की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। पुनीत जी ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर, गोवा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर अलग परिस्थितियां थी, अलग नजीरें थी जी। देखिए हुआ क्या महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आपस में सत्ता के लोलुपता के कारण दोनों ने अपना पद खोया। एक अपने अलायंस पार्टी को नीचा दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो उनके मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, वो कहते थे कि ये अजीत पवार एनसीपी के जो नेता हैं, इन्होंने जलदाय विभाग में घोटाला किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसेंगे। उन्होंने बहुत चुनावी रैलियों के अंदर कहा चक्की पीसिंग। राजभवन के अंदर आधी रात को अजीत पवार के साथ में जाके, उनके पूरे विधायक नहीं होते, सिर्फ अजीत पवार एक होते हैं। अजीत पवार सिर्फ एक व्यक्ति जाते हैं और उनके साथ राजभवन के अंदर मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। और फिर वहां राजभवन से सीधे पो फटते ही सचिवालय में पूछते हैं और सचिवालय में जाते ही वो फाइल मंगाते हैं और सबसे पहले उस फाइल के अंदर अजीत पवार को बरी करते हैं। जहां से अजीत पवार बरी होते हैं और अपने घर पे जाके चाचा के पास जाते हैं और अपना जो समर्थन है वो विड्रॉल कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखा आपने, किस प्रकार से एजेंसी का दुरुपयोग किया। जेल की सलाखों को पीछे भेजने वालों को बाइज्जत बरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उसके बाद में हमने 1 महीने बाद कॉमन एजेंडे के साथ में वहां पे सरकार बनाई। इन्होंने कर्नाटका की बात कही, हमने 40 से 104 पे पहुंचे, 104 पे पहुंचे। राजभवन ने आपको अतिरिक्त शक्तियां दी, राजभवन ने आधी रात को आपके लिए सब चीजें व्यवस्थित की। लेकिन जब ग्राउंड पे, जब बहुमत पेश करने का समय आया, तब आप फेल हो गए। हमने वहां पे समय लिया और हमने वहां पे सरकार बनाई और उस सरकार को अपदस्थ करने का काम आपने किया, क्योंकि आपने ईडी, सीबीआई, इन सब एजेंसियों को किया। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे 22 विधायक वो आईटीसी होटल के अंदर पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी हवाई जहाज से उन्हें कर्नाटका लेके जाती है। राज्यसभा का चुनाव होता है और राज्यसभा के हमारे प्रत्याशी वहां पे जाके उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटका की सरकार ने, कर्नाटका की पुलिस ने उस व्यक्ति को अपने मतदाताओं से मिलने से रोक देती है। और कोरोना की लड़ाई के अंदर, जहां पे कोरोना जंग इस हिंदुस्तान में चुनौती दे रहा था, 23 मार्च को वहां पे मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं आधी रात को राजभवन में। और 23 मार्च को शपथ लेने के बाद में 24 मार्च को देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगाते हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर राज्यसभा के चुनाव होते हैं। आंकड़ों के हिसाब से जो सीटें होनी चाहिए राजस्थान में उनकी 1 होती, इन्होंने 2 प्रत्याशी खड़े किए और अंतिम समय पे खड़ा किया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम इन 19 लोगों को, 20 लोगों को, 30 लोगों को तोड़ लेंगे। हाँ। और हम यहाँ पे प्रत्याशी जिता देंगे। देखिए बात पूरी सुनने दीजिए। हाँ। जब इन्होंने जिक्र किया तो बात तो पूरी बताने दीजिए जी, बोलिए। तो वहां पे क्या हुआ, जब इनकी नेता वसुंधरा राजे जी जब होटल में पहुंची, तब उन्होंने कहा कि हमारे संख्या बल से 1 राज्यसभा की सीट हम जीतेंगे, क्यों आप इस तरह की बाड़ाबंदी कर रहे हैं। अपने नेता की नहीं सुनी। यहां पे 6 लोग बने हुए हैं जो मुख्यमंत्री को सपने लेकर रात को सोते हैं और लोकतंत्र की हत्या करने का कुसंगत प्रयास करते हैं। वो केंद्रीय मंत्री एक बेनकाब हो गया। 6 साल के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला करके जो लाए, उनसे खरीद फरोख्त करके निर्मम हत्या करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो लोग हैं हमारे, वो इतने सजग हैं। भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर बेनकाब किया। भारतीय जनता पार्टी हमारे मंत्री पे, यहाँ पे ईडी का छापा डाल रही है।
आज इन्होंने कहा, नाटा साहब ने, उनको फ्री छोड़ देना चाहिए, निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए। हाँ, पुनीत जी। लेकिन जिस प्रकार से ईडी सीबीआई एजेंसी जिस प्रकार से टूल बन के काम कर रही है और प्रतिशोध की राजनीति करती है, वो ये दर्शाती है जैसे हम मैं चले जाऊं सर दूसरे मेहमान के पास, बना के दिल्ली लेके जाएगी ये। सर मैं अब जा सकता हूं सर दूसरे मेहमान के पास। लोकतंत्र की पुनीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। और कांग्रेस को 5 साल का वक्त दिया है कि 5 साल तक लोकतंत्र को बचा के सर रखना है। सर पुनीत जी को भी वक्त दे दो थोड़ा सा। पल तक राजस्थान की जनता के जनादेश का सम्मान रखने की। हाँ, पुनीत में क्या हुआ था सर? हैं, उनको जनता के बीच में जाना आपके चाहिए। विधायक कहाँ रुके थे जी, राज्यसभा चुनाव में? क्या हुआ था? विधायक हमारे विधायकों की बाड़ाबंदी नहीं थी। क्या आप थी? बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए। अच्छा, वो कार्यशाला थी। हमारे 72 विधायकों कांग्रेस करे तो बाड़ाबंदी, आप करे तो कार्यशाला। जो पहली बार चुनकर आए हुए हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए थे और वो केवल मात्र 2 दिन के लिए कांग्रेस की बाड़ेबंदी, आपका प्रशिक्षण था? बाड़ेबंदी नहीं थी हमारी। 10 तारीख को जो बाड़ेबंदी की गई वो बाड़ेबंदी नहीं थी हमारी। और किसी भी स्थिति में आप किस आधार पर कह रहे हैं सरकार नहीं टिकेगी? किसी भी निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं करती। कौन सी अंदर की जानकारी है आपके पास? अगर कोई पार्टी अपने खुद के अंतर विरोधों से सरकार टिकाने के लिए अगर जनता कोई चाहती है, अपने सरकार टिकी रहे, सरकार रहेगी तो जनता के विकास कार्य जो अटके हुए होंगे वो आगे बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं सरकार नहीं टिकेगी, कौन सी ऐसी अंदर की जानकारी आपके पास है? बताइए सर पुनीत जी। अंदर की जानकारी की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ। ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसमें ये साफ दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। हाँ। इसके अंदर किसी अंदर के जानकारी की आप आवश्यकता चाहते हैं ऐसा? ये सरकार पूरी तरीके से अस्थिर हो चुकी है। आप भी चाहते हैं ऐसा? ये सरकार बैसाखियों पे चलेगी। हाँ। जी, हम ये चाहते हैं कि राजस्थान की जनता को एक अच्छा और स्वच्छ प्रशासन लगातार मिलता रहे। कांग्रेस चुनाव जीतकर आई थी, कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से विमुख हुई है, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। कांग्रेस के नेताओं के अहंकार ने और दिल्ली में बैठे हुए आला कमान की बेरुखी ने, दिल्ली में बैठे हुए आला कमान के कमजोर हो जाने के कारण आज राजस्थान में कांग्रेस विघटन की ओर जा रही है। और कांग्रेस सिर्फ राजस्थान में ही नहीं जा रही विघटन की ओर, पूरे देश में अगर कोई विघटन की ओर जा रही है तो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली कांग्रेस जा रही है। चौधरी साहब, पुनीत जी को सुना आपने? ये भी कहना चाहूंगा कि जिस सरकार गिरने वाली है क्या? पुनीत जी कह रहे हैं नहीं चलेगी ज्यादा, उनका उचित स्थान नहीं मिल रहा है। जी सुमित जी, हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता